गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। सेट स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि कलेक्शन क्या है। हम लोग रियल लाइफ में ये कलेक्शन, ये वर्ड हो सकता है यूज़ नहीं करते होंगे, बट जैसे हम लोग कार्ड प्ले जब करते हैं, कार्ड गेम में क्या बोलते हैं हम लोग? पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स ये हम टर्म यूज़ करते हैं। वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप वर्ड यूज करते हैं, ऑफ पीपल। वैसे ही क्राउड ऑफ पीपल ये भी कह सकते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। वैसे ही कोई टीम होगा, टीम ऑफ फुटबॉल या टीम ऑफ क्रिकेट, हॉकी, कोई भी चीज़, स्पोर्ट्स या किसी और चीज़ का कोई टीम हुआ। सो ये क्या है? बेसिकली ये है ग्रुप, मतलब एक या नॉर्मली एक से ज़्यादा। हम लोग इसको कलेक्शन मतलब क्या समझते हैं? एक से ज़्यादा। अगर इन सबको, ये जैसे कार्ड है, पीपल है, टीम ऑफ क्रिकेट ये भी एक पर्सन है। सो इन जनरल इन्हें अगर हम ऑब्जेक्ट बोलें तो क्या होता है? एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो ऐसा किसी भी ग्रुप को, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है ऐसे किसी भी ग्रुप को हम कलेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सब एक्चुअली एक से ज़्यादा एक ग्रुप टाइप का है। पैक मतलब भी एक तरह का ग्रुप ही हुआ, तो उसका जनरल टर्म है कलेक्शन। उसको कलेक्शन कहा जाता है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे। कार्ड है तो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स हुए। पीपल है तो सारे पीपल हैं, उस टाइप के। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमें पता है 52 कार्ड्स, कार्ड्स में से अगर हमें एक कार्ड ही सेम टाइप का ऑब्जेक्ट हमें दे दिया जाए, जैसे एक कार्ड है उसका नंबर क्या है, समझो इसका नंबर है हमें क्या पता है, AKQJ एंड 2 से लेके 10 तक इतने कार्ड्स होते हैं। 2 से 10 कितना होता है? 9 कार्ड। 10, 11, 12, 13 कार्ड। 13 इंटू 4 टाइप्स के होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड है। लेकिन हम बोले अगर एक कार्ड हमने एक बनाया, उसमें लिखा हुआ 11, सो हम क्लियरली बोल सकते हैं ये कार्ड इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, इस पैक का पार्ट नहीं है। ठीक है, हम क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। पैक ऑफ कार्ड्स मतलब हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं और कार्ड्स कैसे होते हैं। सो वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल अगर कोई आदमी अगर आया है, वो इस ग्रुप में है या नहीं ये बोलना है। सो ग्रुप ऑफ पीपल है, पीपल छोड़ के और भी कोई अगर कोई एनिमल या कुछ है तो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। क्राउड ऑफ पीपल, टीम ऑफ क्रिकेट, सो क्रिकेट टीम है। तो ये सब एक कलेक्शन हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ जैसे टीम ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट टीम है। क्रिकेट टीम वेल डिफाइंड है क्योंकि उस टीम में जो प्लेयर है वो क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता है। तो कोई एक पर्सन आया जो क्रिकेट अगर नहीं खेलता है, वो इसका पार्ट नहीं है। सो इस टाइप का एक कलेक्शन में, अगर हम कलेक्शन में एक क्वेश्चन करें, कोई बाहर से एक ऑब्जेक्ट आया, वो हमने कलेक्शन से कंपेयर किया। कलेक्शन का एक डेफिनेशन अगर रहेगा तो उस डेफिनेशन से उस कलेक्शन को हम वेरीफाई करेंगे। आंसर यस नो आएगा। यस आया तो कलेक्शन का पार्ट है, नो आया तो नहीं है। सो अगर हर कलेक्शन का एक डेफिनेट क्राइटेरिया या एक डेफिनेशन होगा, तभी हम अदर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं बता सकते। जैसे एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक सेट है, एक कलेक्शन है, अभी सेट में नहीं घुसेंगे, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ
टॉल पीपल या टॉल बॉयज या कुछ कलेक्शन ऑफ टॉल। सो ये क्या वेल डिफाइंड है? अब इसको देखते हैं वेल डिफाइंड है या नहीं। कोई भी एक बॉय आया बाहर से, समझिए इस कलेक्शन में नहीं है या नहीं पता नहीं, एक बॉय आया। अब किसी ने अगर पूछा कि इज दैट बॉय पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन, अगर वो टॉल बॉय हुआ तो पार्ट है, नहीं है तो नहीं है पार्ट इसका। लेकिन अब टॉल है या नहीं उसका क्राइटेरिया यहाँ पे टॉल बॉय बता दिया गया है, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है मेरे पास। सो ये टॉल, ये जो एक अलग क्राइटेरिया यहाँ पे डाला गया है उसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज में टॉल एक क्राइटेरिया है बट उसका डेफिनेशन नहीं है। सो अगर कोई मेरे पास आया, वो टॉल है या नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा। सो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो बॉय इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं। सो हमें तो दो टाइप के कलेक्शन दिख गए, कुछ है वेल डिफाइंड और कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। सो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसे हम सेट कहते हैं, उसका एक अलग एक टर्म है सेट। जैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन इक्वल टू सेट। मैथमेटिक्स में ये तो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए। अब मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, जैसे एन। एन क्या होता है? ये क्या होता है? नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यू अगर इसको हम एक कलेक्शन अगर एज्यूम करें जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को, सो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसे ही हम आर से रियल नंबर का कलेक्शन, जेड से इंटीजर का कलेक्शन, अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो यहाँ पे कलेक्शन वेल डिफाइंड है। क्यों? सपोज मेरे को एक नंबर कंपेयर करना है 2। सो हमें पता है 2 इज पार्ट ऑफ दिस और नॉट? यस, पार्ट ऑफ दिस। सो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड है। सो दिस इज सेट। क्यू रैशनल है या नहीं है हमें पता है, रैशनल का डेफिनेशन। कौन सा नंबर रैशनल है? अगर √3 अगर पूछा गया, √3 इज दिस पार्ट ऑफ दैट कलेक्शन? √3 हम जानते हैं √3 इज इरैशनल, सो दिस इज नॉट पार्ट। सो ये भी सेट हो गया। वैसे रैशनल रियल नंबर, आर से रियल। सो रियल नंबर हमें पता है कौन से रियल नंबर होते हैं, उसका एक डेफिनेशन होता है। रियल नंबर क्या होते हैं? जिसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जिस नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो रियल नंबर है। जेड क्या है? इंटीजर। सो इंटीजर हमें कोई फ्रैक्शन दे के बोले कि इज दिस पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन, हम बोलेंगे नो। सो जैसे ये दिस इज, ये अगर इसको इसके साथ कंपेयर करने बोला जाए, क्यू सेट के क्यू कलेक्शन में है या नहीं √3, हम बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आई √3 या कुछ अगर बोला जाए इसमें है या नहीं, बोल सकते हैं। जेड क्या है? इंटीजर है। सो अगर इंटीजर को पूछा जाए इज दिस पार्ट ऑफ दिस? यस। अगर पूछा जाए हाफ, इज दिस पार्ट ऑफ दिस? नो। सो डेफिनेशन क्लियर है। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन जब वेल डिफाइंड होता है तो उसे हम कहते हैं सेट। सो हमें अब सेट क्लियर हो गया, सेट किसको कहते हैं। सेट किसको कहते हैं हमें क्लियर हो गया। सो वैसे ही और एक एग्जांपल है कलेक्शन का जिसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है।
और उसको क्लियर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मैंने उसको छोटा सा चेंज करके उसको कलेक्शन से सेट और सेट से कलेक्शन बनाते हैं। एक कलेक्शन लेते हैं, सेट ऑफ ऑल गुड बॉयज, गुड बॉयज। अब मेरे पास कोई एक बॉय आया, समझो मेरे पास कोई एक बॉय आया यहाँ पे समझो, अगर हम ये समझे ये एक हाउस है, उसमें घुसने से पहले इसको पूछा गया कि आर यू ए बॉय, यस, तो बॉय का क्राइटेरिया हो गया। आर यू ए गुड बॉय, अगर इसको पूछा गया, ये पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय गुड। सो गुड का क्राइटेरिया इस कलेक्शन के पास होना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है। सो दिस कलेक्शन इज नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट। बट गुड का क्राइटेरिया अगर होगा ऐसा, गुड बॉयज, गुड का डेफिनेशन अगर हमारे पास होगा, गुड मीन्स समझो बोलते हैं हु स्कोर्ड 80% इन टेस्ट। सो वो जो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय गुड, हम उसे बोलेंगे, पूछेंगे क्लियर क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू स्कोर्ड मोर देन 80% इन योर टेस्ट एग्जाम, इन योर लास्ट टेस्ट, कोई भी एग्जाम जो भी हो, हमने ऐसे ही टेस्ट लिख दिया है। सो इसने कहा यस, सो यस ही विल गेट एंट्री टू दिस कलेक्शन। सो तब ये सेट बन जाएगा जब ये गुड को डिफाइन कर दिया। सो कलेक्शन को जो सेट नहीं था उसे सेट कैसे बनाया, जो क्राइटेरिया है हमारे पास उसको वेल डिफाइन, उसका डेफिनेशन क्लियर कर दिया। और अगर हम ऐसे करेंगे, समझो हम डेफिनेशन देना नहीं चाहते, तब भी दूसरा वे है इसको सेट बनाने का, गुड को हटा दो, जो हमारे पास डेफिनेशन क्लियर नहीं है उसको हटा दो, तब क्या है, तब भी ये सेट बन जाएगा। सेट, हमने ये यहाँ पे सेट वर्ड यूज किया था, ये एक्चुअली नहीं है, इसको ग्रुप बोलेंगे, ये कलेक्शन है ना, इसे ग्रुप कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑल गुड बॉयज। ग्रुप ऑफ ऑल गुड बॉयज सेट नहीं है, बट गुड का जब डेफिनेशन अलग कर दिया तो वो बन गया सेट। अब गुड को, जो क्राइटेरिया मेरे पास क्लियर नहीं है, उस वर्ड को ही हटा दिया हमने, ग्रुप ऑफ ऑल बॉयज, तब भी ये सेट बन गया। क्योंकि जब ये मेरे को आके यहाँ पे कोई है, यहाँ पे समझो ये एक हाउस है, हाउस के बाहर एक जन कोई खड़ा है, एंट्री लेने के पहले उसको एक वेरिफिकेशन पास करना पड़ेगा। सो इसने यहाँ पे जो है उसने पूछा इसे आर यू ए बॉय, इसने कहा यस, सो यू गेट एंट्री, सीधा, सो वेल डिफाइंड हो गया। सो ऐसे ही सेट और कलेक्शन के बीच में एक छोटा सा फर्क है, वो हमने समझ लिया। सो जैसे एक सेट हम लिखते हैं ऐसा, कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड, इसमें 4 नंबर है, वेल डिफाइंड है, 4 ही नंबर है और कुछ नहीं है। सो इसे जब हम सेट बोल रहे हैं तो सेट में सेट के कुछ सिंबल्स, कुछ वेज ऑफ राइटिंग जो है वो पहले हम देख लेते हैं। कैपिटल लेटर से सेट को लिखा जाता है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। सो कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे, सेट को डिनोट करते हैं, या ए है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल ए से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, ये जो है ना एक एक सेट का जो एक एक मेंबर है उसे हम कहते हैं एलिमेंट, और इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इसे मेंबर, ठीक है। सो इसे स्मॉल लेटर से डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। ये ब्रैकेट
सेकेंड ब्रैकेट या ब्रेसेस बोलते हैं इसको, वो दिया जाता है, उसके अंदर हम कॉमा दे दे के एलिमेंट को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब और एक सिंबल है यहाँ पे, वो है ये है ग्रीक लेटर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे। हम वी रीड इट इन सेट एज, हम क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू। अब ये किस लिए यूज होगा, जैसे वन क्या है, ए का एक ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे वन बिलोंग्स टू सेट ए। 5 नहीं है, सो 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू से हम लोग कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है नहीं है ये समझाते हैं। अब सेट का जो हमने ये ऊपर जो हमने एक तरीका दिखाया रिप्रेजेंट करने का, कॉमा दे दे के, ये छोड़ के और एक तरीका है। तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने का या सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टैबुलर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये जो फॉर्मेट है इसे कहा जाता है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसमें हर एक एलिमेंट को कॉमा दे दे के हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अब बात है ये एक चीज याद रखना है, सेट में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 4 2। एलिमेंट सेम है, सो बोथ द सेट्स आर सेम। अब यहाँ पे सेट में और एक चीज, डुप्लीकेट हम लोग एलिमेंट जनरली लेते नहीं। अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है सेट में, सो दैट विल नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे सिंगल एक वन सोच के ही चलेंगे। ठीक है, सो टैबुलर फॉर्मेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, सारे यूनिक एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग विदाउट एनी ऑर्डर, जैसे भी हो, यूनिक एक एक करके मेंशन कर दो। अगर डुप्लीकेट मेंशन किए दैट इज ऑफ नो यूज, मेंशन करके ब्रेस को क्लोज कर दो, खत्म बात है। दैट विल बी ए सेट इन रोस्टर फॉर्म। वैसे जैसे द सेट ऑफ ऑल भावेल्स को क्या कर सकते हैं हम, ए ई आई ओ यू, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज हम नोट कर रहे हैं, यहाँ पे जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तब हमने कॉमा दे दे के लिख दिया, लेकिन जब इनफाइनाइट नंबर हो तब तो ऐसे लिख नहीं सकते ना। ऐसे लिखने के लिए मतलब क्या, हमें अगर कहा जाए कि कॉमा दे दे के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट कुछ पॉसिबल है, जैसे नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस में आते हैं। सो ठीक है, हम 3 4 लिख के बाकी 3 डॉट दे देते हैं। सो दैट मीन्स इट गोज ऑन लाइक दिस टिल इन्फिनिटी, मतलब ये चलता रहेगा। सो यहाँ पे ए नेचुरल नंबर का सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, फिर भी हम इसे टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं क्योंकि इसका एक सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस ना हो तब हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक सेट बनाऊं x, जिसमें वो सब वैल्यू रहेंगे जो समझो 1 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं या 2 से छोटे हैं। सो अब इसे 1 से लेके 2 तक सारे समझो ये रियल नंबर है।
सो 1 से लेके 2 तक सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर यहाँ भी है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे 1.0001 हो सकता है, फिर 1.0001 हो सकता है। इन दोनों के बीच में देखें तो भी इनफाइनाइट नंबर है। सो 1 से 2 के बीच में इतने सारे एलिमेंट है और विदाउट एनी ऑर्डर, एनी सीक्वेंस, सो उसको हम ऐसे कॉमा दे के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म में इस चीज को जो हमने अभी बताया, 1 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। देखो पहले ब्रेसेस देना पड़ता है। ब्रेसेस का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल। सेट ऑफ, ये है सेट का साइन, सेट के लिए इसके अंदर जो है सेट का पार्ट है, ये सेट का सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ तो कॉमा दे दिए, यहाँ डिफाइन करना। समझो एलिमेंट है एक्स, क्योंकि एलिमेंट हम डिफाइन ऐसे डिस्क्रीट वे में हम लिख नहीं सकते। सो हमने एक्स लिखा। अब एक्स क्या होगा उसे डिफाइन कर देते हैं। एक्स कोलोन देते हैं, उसका मतलब है सच दैट। इसका क्या मतलब है? सच दैट। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सच दैट मतलब ये डिफाइन कर रहा है क्या एक्स क्या हो सकता है। पहला बात है एक्स होना पड़ेगा रियल नंबर, एंड क्या होगा, जो हमने एक क्राइटेरिया जो हमने मेंशन किया था 1 से 2 के बीच में होना पड़ेगा। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x, all elements x such that x belongs to real number and x is between 1 and 2। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज देखने की, इसको हम सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। जैसे a को ये क्या टेबुलर फॉर्मेट में लिखा, सेम चीज को हम सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल x, एलिमेंट x की जगह y, ए बी सी डी कुछ भी स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, और उसको हम जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सच दैट ए इज क्या है? नेचुरल नंबर, एंड 1 से लेके, सॉरी हमने, अच्छा यहाँ पे ए हमने सोचा है लिखने का थोड़ा अलग, एक से अलग सिंबल यूज करने का, तो इसलिए ए लेटर यूज करेंगे। ए इज 1 to 4। देखो अब इसको तुम सिंप्लीफाई करो, ए नेचुरल नंबर है और 1 से 4 है, तो देखो ये 4 एलिमेंट ही मिलेंगे। तो किसी भी टैबुलर फॉर्मेट में कोई भी सेट रिप्रेजेंटेशन को हम सेट बिल्डर में ऐसे ला सकते हैं। बट किसी भी सेट बिल्डर जैसे ये, इसको हम टैबुलर में लिख नहीं सकते हैं। कुछ कुछ को लिख सकते हैं जिसका कोई एक सीक्वेंस होगा। इसका जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 2 3 4 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। या मेरे पास अगर कोई सेट ऐसा है ए वेयर ए इज दिस ओनली, समझो ये कुछ नहीं है, ये पोर्शन नहीं है। सो इसका मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, उसको हम टैबुलर फॉर्मेट में ऐसे लिख देते हैं। या अगर एन यूज नहीं करके यहाँ ए ही लिखें तो 1 2 3 डॉट डॉट 3 डॉट दे दिया, दिस इज। सो ये रोस्टर भी ये सेट बिल्डर उसका इक्विवेलेंट टैबुलर हो गया। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है बट सीक्वेंस है इसलिए हो गया। बट सीक्वेंस जब नहीं होगा तब उसका टैबुलर फॉर्मेट होता ही नहीं है। ठीक है। सो हमने सेट, कलेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और दो टाइप के वे में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर एंड टैबुलर, वो देख चुके हैं। अब हमको अगर दिया जाए एक सेट ऐसा, एक सेट 1/2 2/3 या 2 लेते हैं 4 4
3/6, 4/8, ऐसे करके 5 तक लेते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, हाफ है। यूनिट इज, इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल, वन एलिमेंट, क्योंकि सारे हाफ है। मल्टीपल, और मल्टीपल का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर हमें ऐसा दिया जाए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, सपोज 4 एलिमेंट है, उसको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। सो ये टैबुलर फॉर्मेट हुआ। इसको अगर कहा जाए सेट बिल्डर में लिखो, तो सेट बिल्डर में हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स, वेयर एक्स क्या है, देखो एक्स क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो अब उसको डिफाइन करना पड़ेगा वैसे, वेयर एक्स इक्वल टू, सपोज हमने कहा n बाई, देखो यहाँ पे ऊपर जो है नीचे एक ज़्यादा है, तो वो एक सिमिलरिटी ढूंढनी है, वो हमने यूज़ किया। अब n हमने एक बाहर से दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको भी हमें डिफाइन करना। n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, एंड क्या है, 1 से 4 तक। n क्या है, न्यूमरेटर में 1 से 4 तक है। सो ऐसे हम सेट बिल्डर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल दिखाया कि दूसरा एक वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करके उस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। हमने एक n बाहर से एक वेरिएबल लाया, उसके हमने डिफाइन करके ऐसे टैबुलर फॉर्मेट को एक सेट बिल्डर में हमने डिफाइन कर दिया। अब कुछ अलग अलग टाइप के सेट होते हैं, हम वो देखेंगे। डेफिनेशन, एम्प्टी सेट, सेट हमें पता है, बट अब सेट के कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, कुछ कुछ टाइप के सेट को। एम्प्टी सेट क्या है, ए सेट, सिंपल, एम्प्टी मीन्स एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जहां अंदर कुछ है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसका और भी नाम है, इसको कहा जाता है वॉइड सेट भी कहा जाता है, या नल सेट भी कहा जाता है। सो डेफिनेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है, ए सेट विथ नो एलिमेंट्स, बस इतना सा, ए सेट विथ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, दो ब्रेसेस के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, अदरवाइज इसको फाई लिख देंगे तो भी चलेगा। एक चीज नोट करना है, फाई को लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर जो होता है वो होता है सेट का एलिमेंट, तो फाई एक एलिमेंट बन जाएगा इसका। फाई का एक अलग ही मतलब है, मतलब उस फाई मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर ब्रेसेस के अंदर चला गया तो वो बन जाएगा इटसेल्फ एक एलिमेंट बन जाएगा। सो याद रखना है, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या किस टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ये तो क्या टैबुलर फॉर्मेट में कॉमा दे दे के लिखते हैं ना, तो कॉमा दे दे के एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमा देने की जरूरत ही नहीं है। टैबुलर फॉर्मेट में यही हो गया, ब्रेसेस के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, वही हो गया टैबुलर फॉर्मेट ऑफ एम्प्टी सेट। लेकिन रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे अगर ऐसा मेरे पास डेफिनेशन दिया गया, x is less than 5 and x is greater than 6, सो ऐसा क्या कोई x मिलेगा? ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कुछ हो ही नहीं सकता। सो हमारे पास एक्चुअली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज एक्चुअली नल सेट। वैसे ही हम अगर बोले, हम लिखते हैं a where a is odd number and divisible by 2, सो ऐसा कोई ऑड नंबर हो ही नहीं सकता जो डिविजिबल बाय 2 है। सो दिस इज अगेन नल सेट, ठीक है। सो दिस इज, ये अगर अलग कोई सेट है, दिस इज अगेन ए नल सेट।
सो एक टाइप का हमने सेट देखा एम्प्टी सेट। अब देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहा जाता है। फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट a set which is empty, वो either empty हो सकता है और contain finite number of elements। सो एक क्वेश्चन हमें मतलब लग सकता है कि एम्प्टी को क्यों कहा हमने, ये डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक नोटेशन यहाँ भी एक सिंबल में बता देता हूँ। एक सेट के सामने स्मॉल n देके इसको ब्रैकेट में अगर दे देते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब मेरे पास अगर दो एलिमेंट है सो एन ए बिकम्स 2। अगर 4 है एलिमेंट एन ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है 4। तो वैसे ही कुछ नहीं है, सो दिस इज 0। इसको एम्प्टी को इसीलिए लिया गया है क्योंकि देखो फाइनाइट 0 क्या है एक फाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं है ना, हम कोई एलिमेंट नहीं है उसको भी तो काउंट करके एक नंबर रिटर्न आता है ना, 0 भी एक नंबर रिटर्न किया है यहाँ पे। सो इसीलिए ये फाइनाइट सेट बन गया। एलिमेंट नहीं है तो भी हम तो काउंट तो कर लिए 0 एलिमेंट, एलिमेंट नहीं रहना मतलब ही 0 एलिमेंट। सो 0 इज ऑल्सो नंबर, एक रिटर्न कर रहा है नंबर, एक नंबर रिटर्न आ रहा है जो कि 0 है। लेकिन अगर एम्प्टी भी नहीं है और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी नहीं है, जैसे n नेचुरल नंबर का जो सेट होता है नॉर्मल हमें पता है वो क्या है 1 2 3 डॉट 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 चलता रहा। इसके अगर कोई बोले व्हाट इज दिस, हमारे पास कोई आंसर नहीं है बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। सो इसीलिए इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दो हमने समझ लिया। सो अब और एक टाइप का सेट देखेंगे हम लोग, वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट के पहले हम और दूसरा देखते हैं कि सबसेट देखते हैं, फिर इक्वल सेट में जाते हैं। सबसेट क्या होता है? सपोज हमारे पास दो सेट है ए बी, दो सेट है। हमने हमारे एग्जांपल में एज्यूम करते हैं कि नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, क्या छोड़ो एम्प्टी हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। मेन बात है अगर x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट जो कि a के अंदर है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका मतलब दिस ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाइज, इसका मतलब है इम्प्लाइज, इस साइन का मतलब है इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। तब हम लोग बोलते हैं a इज सबसेट ऑफ b। ये है सबसेट का सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। सो a इज सबसेट ऑफ b। डेफिनेशन क्या है? x अगर कोई एलिमेंट a के अंदर है इसका मतलब ही वो बाय डिफॉल्ट वो b के अंदर भी होगा। जैसे सपोज ये सेट में d इज पीपल, d एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है पीपल इन दिल्ली। I सेट है
वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल इन इंडिया। अब हमें क्या पता है, जो दिल्ली में है वो तो बाय डिफॉल्ट, सपोज समवन जैक, कोई एक पर्सन है जैक, हु बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू डी, मतलब वो दिल्ली में है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दिस इम्प्लाइज, इसका अलग से डिफाइन कर किसी को और बताने की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया में है। सो जैक बिलोंग्स टू आई, इंडिया। सो हम सोच सकते हैं डी एक सेट ऐसा है, वेन डायग्राम जो कि हम बाद में देखेंगे, बट वेन डायग्राम में एक सेट को ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है और टोटल जो है पॉसिबिलिटी, जितने नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, समझो वर्ल्ड के सारी पॉपुलेशन, वो समझो एक बड़ा स्क्वायर में डाल दिया है, सब उसी में है। अब उस पॉसिबिलिटी में से अपने अपना जो सेट निकलता है उसको ड्रॉ कर लो। सो डी डेफिनेटली वर्ल्ड पॉपुलेशन से छोटा है, इसलिए छोटा सा सेट लिया, नंबर ऑफ पीपल वो दिल्ली का है। इंडिया, अब इंडिया हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि डी उसके अंदर है, तो डी के चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे, चाहे सर्कल थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट डी कंप्लीटली उसके आई के अंदर होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया के अंदर है डी। सो इंडिया के अंदर दिल्ली को बना दिया। सो अब इस पिक्चर से भी देखें, इसके अंदर अगर कोई है, इसके अंदर यहाँ पे अगर इस डॉट को समझ में हमने डिफाइन किया कि कोई एक आदमी है ये, सो ये आदमी अगर दिल्ली के अंदर है, मतलब क्या इंडिया के अंदर बाय डिफॉल्ट है। सो वो हो गया सबसेट। एक्स कोई एलिमेंट अगर दिल्ली के अंदर हम पकड़ते हैं ए सेट के अंदर, अगर सेट के हिसाब से बोले हमारे एग्जाम्पल में, तो ए और बी ऐसे लेंगे, ए यहाँ बी यहाँ। ए के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट बी के अंदर है। इसी कंडीशन को कहा जाता है ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। सो व्हाट इज द सबसेट? So if A be a two sets such that if X be an arbitrary element of A and X belongs to A implies that X belongs to B, then A is a subset of B. अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने ये कुछ बुक्स में जैसे NCERT में ऐसे ये सिंबल को ऐसे दिया हुआ है, ओनली दिस, बट ये सिंबल एक्चुअली होता है सबसेट का, इससे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। तो हम वो अलग डेफिनेशन अब हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या हो गया। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो, अगर ए मेरे पास है, उसमें 3 एलिमेंट है, बी है, इसमें ऑर्डर अलग है, एलिमेंट सेम है, तो देखो कोई भी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू ए मीन्स 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए मतलब 2 बिलोंग्स टू बी, 3। सो एक्स कोई भी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट जो कि ए के अंदर है, मतलब भी वो बी के अंदर है। सो हियर वी से ए इज सबसेट ऑफ बी। बट यहाँ पे देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों के, इसके ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस केस में भी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी सेटिस्फाई कर रहा है। कोई मेरे पास अगर सिर्फ 2 एलिमेंट होते ए में, तो भी 1 2 इसके अंदर है, मतलब ही इसके अंदर है बाय डिफॉल्ट। 1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज 2 बिलोंग्स टू बी। इन दैट केस ऑल्सो ये सबसेट है। बट अगर दोनों इक्वल, मैंने और एक एलिमेंट अगर इसमें जोड़ दिया और दोनों सेट को इक्वल कर दिया, इन दैट केस ऑल्सो 3b बिलोंग्स टू ए मतलब बिलोंग्स टू बी, यहाँ भी सबसेट है, बट यहाँ पे इक्वल कंडीशन भी है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल कंडीशन ऑल्सो, उसे कहा जाता है सबसेट। इक्वल कंडीशन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है इसमें, मतलब ए बी का इक्वल भी हो सकता है, या सबसेट एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है, और ये वाला इसका इक्वल भी हो सकता है। 2 तरह की चीज होती है इसमें, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? प्रॉपर सबसेट में होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? एक्स
belongs to A implies basic definition is same, ठीक है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस, बट not all element of B, not all element of B belongs to, but हम ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, not all element of B belongs to A, ठीक है। A B के A क्या हुआ, ऑल एलिमेंट B के साथ B में है, सारे ऑल एलिमेंट B में है, बट इसको अगर एक मिटा दो, सो B के सारे लेकिन A में नहीं है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट नॉट ऑल एलिमेंट ऑफ B बिलोंग्स टू A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट at least one element in B, there exists at least one element in B which is not in A। so यहाँ पे 3 जो है B के अंदर है बट A में नहीं, सो इसका मतलब इक्वलिटी का चांस नहीं रहा, तो उसे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपरली पार्ट, सबसेट मतलब एक पार्ट है, प्रॉपर पार्ट बनाइए, और ये प्रॉपर पार्ट नहीं है, ये सबसेट जनरल पार्ट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, दोनों चीज उसमें इंक्लूडेड है। अब ये मैंने सबसेट पहले बोला है इक्वल के पहले, उसका एक रीजन है। अब हम इक्वल सेट को समझेंगे। इक्वल सेट्स, व्हाट इज दिस? पिछले एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, ये और ये, so if two sets are such that elements in the both the sets are same, then these are equal sets। A में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली B में भी वही एलिमेंट है, ऑर्डर डिफरेंट हो चाहे नॉन यूनिक हो, उसे यूनिक लेंगे हम, और ऑर्डर इमेटेरियल, ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, सो A इक्वल टू B। अब इस डेफिनेशन को उतना हम यूज नहीं करते हैं, सेट में सबसेट को लेके एक डेफिनेशन बनाया गया इक्वल सेट का, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। A और B दो सेट है, अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड कॉन्वर्सली B इज सबसेट ऑफ A, दोनों इफ बोथ ट्रू देन हम लोग बोलते हैं A इक्वल टू B। बिकॉज देखो A क्या है, पार्ट हो सकता है या इक्वल हो सकता है, यहाँ पे A पार्ट हो सकता है या इक्वल हो सकता है, सेकेंड वाला में B इज पार्ट और इक्वल। सो इन दोनों को देखो कंबाइन करें तो एक ही पॉसिबिलिटी आती है, दैट इज इक्वल, और इन दोनों को कंबाइन करके और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आती, क्योंकि A B का पार्ट है, A इज पार्ट ऑफ B, B इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, ये तो हो नहीं सकता ना। सो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के जैसे पार्ट, जैसे लेस देन, अगर रियल नंबर में हम इसे कंपैरिजन अगर ड्रॉ करते हैं रियल नंबर में हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं उसके साथ, सो अगर दिस x इज लेस देन इक्वल टू y, y इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू x, तो ये कब सेटिस्फाई होता है, व्हेन ओनली दिस, सेम चीज वही है सबसेट। सबसेट मैं ये नहीं कर रहा हूँ लेस देन इक्वल टू मतलब सबसेट, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, ये नंबर में कॉन्सेप्ट में है, ये सेट के कॉन्सेप्ट में, और इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, ये इटसेल्फ इज एन एक नंबर है, एलिमेंट है, जो भी बोलो, सो डिफरेंट थिंग है, बट एक कंपैरिजन जो कि हम बीच बीच में कंपैरिजन डिफरेंट हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हमें पता है उसके साथ हम एक सिमिलरिटी, एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कभी कभी, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था, मैट्रिक्स में हमने
जो 12 में आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, मैंने अपना जो लेक्चर है उसमें एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि वहाँ पे एक नल मैट्रिक्स होता है एम्प्टी, सो नल मैट्रिक्स को 0 के साथ कंपेयर कर किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 के साथ करके हमने आसान तरीके से उसे समझने की कोशिश की। सो वैसे ही रियल नंबर के साथ अगर अब ऐसे कंपेयर करें तो कंपैरिजन में इक्वल सेट को हमें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। सो हमें समझ में आ गया इक्वल सेट। अब इसको देखो, रियल वर्ल्ड में भी एग्जाम्पल बहुत है। जैसे मैं अभी अगर एक पिक करूँ एग्जाम्पल, एक सेट है, अगर कहा जाए नंबर ऑफ मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स, एक सेट है विच इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को अगर दूसरे ह्यूमन बींग्स का एक अलग ही डेफिनेशन लिख दो, कुछ भी, ह्यूमन बींग्स विथ हंसी आएगा, बट एनीवे मेरे को अभी ये एग्जांपल नज़र मतलब दिमाग में आया, मैंने ये बना दिया, ह्यूमन बींग्स विथ 2 लेग्स। सो यहाँ भी जितने एलिमेंट आएंगे, जितने ह्यूमन बींग्स आएंगे, यहाँ भी उतने ही ह्यूमन बींग्स आएंगे। ये अलग बात है, यहाँ पे नॉर्मल हमें ये अज्यूम किया है कि सभी के 2 लेग्स हैं, नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग। हमें पता है बहुतों के एक पाँव होते हैं, एक पाँव नहीं भी होते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, बट हम नॉर्मल एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाइज इस दोनों को कंपेयर करें। सो सपोज दिस इज बी, सो ए इक्वल टू बी। और अगर यहाँ अगर बोले लिटरेट ह्यूमन बींग्स अगर ए है, बी इज ओनली ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ हमें डेफिनेशन किस चीज का एग्जांपल मिला, लिटरेट इज पार्ट ऑफ टोटल, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। वैसे ही ना, अगर ए होता है टोटल स्कूल में जितने लड़के हैं, स्कूल बॉयज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्कूल बॉयज, ऑल, एक्चुअली इसे लिखना चाहिए था बेहतर तरीके से, ऑल द बॉयज इन योर स्कूल। और वैसे ही इसे मैं लिखूँ अगर क्लास 11 बॉयज, सो नंबर एक्चुअली ऑल द बॉयज हु इज इन क्लास 11। सो यहाँ पे ए सबसेट नहीं हो रहा क्योंकि स्कूल बॉयज इज अ बिगर पार्ट, सो बी इज नेक्स्ट एग्जांपल में बी सबसेट ऑफ ए। एनीवे, अब एक और एक टर्म सबसेट जब आया है तो ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज उल्टा कर दिया, बी को इधर ए को इधर दिया, एक्चुअली एक मिरर इमेज सोच लो, अगर एक यहाँ पे एक मिरर डाल दें तो पहले बी आ गया, फिर ये जो है ये क्या बन गया, ये जो इसको मिरर में ऐसे हो जाएगा, फिर ए रहेगा। हालांकि ये बी मिरर इमेज बी ऐसा नहीं आएगा, बट बी को एज ए लेटर वाइज, ये लेटर मिरर में पहले आएगा, इसका मिरर इमेज कंप्लीटली ऐसा बन जाएगा, ए का मिरर इमेज ए बन जाएगा। इसको कहा जाता है सुपर सेट, इसका नाम जो है सुपर सेट। इसको हम बी सुपर सेट ए ऐसे बोल सकते हैं, या बी कंटेन्स, इसका मीनिंग होता है कंटेन्स, बी कंटेन्स ए, मतलब जैसे बी एक बड़ा कंटेनर है, वो ए को कंटेन कर रहा है, मतलब ए के अंदर ए को अपने अंदर रख रखा है, सो बी कंटेन्स ए, या बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे बोल सकते। सो ठीक है, आज हम लोग बेसिक ऑफ सेट्स और कुछ अलग अलग टाइप के सेट्स, उनके रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिंबल्स,
ये कुछ बेसिक चीज़ हमने डिस्कस की है। आप लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक से सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो और भी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी। कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को डेफिनेटली मेल कीजिए, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।